नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एमएनएस ने बिना शर्त एनडीए में समर्थन कर दिया है, यानी मोदी का समर्थन कर दिया है और इसकी घोषणा खुद राज ठाकरे ने की है। इस घोषणा के साथ ही एक बात तो तय हो गई कि महाराष्ट्र में अब एनडीए और ज्यादा मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ वहीं इसी से उद्धव ठाकरे शिवसेना एक तरह से सफाया होने जा रहा है। आपको बता दें, जो एमएनएस है, हालांकि इस समय ना कोई सांसद है ना कोई राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी राज ठाकरे वो नेता है जिसकी हिंदूवादी छवि है और शिवसेना के लोग तो उनके अंदर बाला साहब ठाकरे की छवि को देखते हैं। ये बात अलग है कि परिवार के चलते, परिवार के मोह के चलते उद्धव ठाकरे को शिवसेना का मालिकाना अधिकार मिला था, यानी उनके अध्यक्ष बने थे, जिसके कारण शुरू में लग रहा था कि शिवसेना दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, लेकिन राज ठाकरे को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली। ना शिवसेना के लोग टूट कर आए, लेकिन इतनी बात तो तय है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वो प्रखरता से बोलते हैं, मजबूती से बोलते हैं और जिसके कारण आज भी उनकी एक छवि है, अपना उनका एक फॉलोअर है लोग। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाह रही थी कि मान लीजिए ये आपस में ना मिलते, एमएनएस एनडीए में शामिल ना होती तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहां पर मराठा वोट है कहीं ना कहीं उसका डिवाइडेशन होता। और जो हिंदू वोट है, अगर एक एमएनएस का व्यक्ति खड़ा है, फिर दूसरा जो है बीजेपी का खड़ा है, तीसरा वहां उद्धव ठाकरे गुट का खड़ा है या एकनाथ शिंदे गुट का कोई खड़ा है, जहां पर इस तरह की बातें हैं, तो त्रिकोणीय होने के बजाय सब लोग एक विचारधारा के रहेंगे और इसका चुनाव आपको बताएं आगे आने वाले समय में पड़ेगा। फिलहाल की हालत तो यह है कि लोकसभा चुनाव वहां एमएनएस का कोई भी एक कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा गया है और यह राज ठाकरे ने भी बोला है कि मैं जो है बिना शर्त ये समर्थन जो दे रहा हूं वो मोदी जी के कारण से दे रहा हूं, क्योंकि मोदी जी की इस समय देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत समझदारी भरी बात बोली गई है और मैं तो आपको बता दूं कि अगर ये परिवारवाद यहां महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर ना होता तो आज शिवसेना कहीं ज्यादा मजबूत होती अगर राज ठाकरे उसके नेता होते। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, और देश में नहीं, ये तो इतिहास देख रहे हैं कि पहले से ही मोह होता है। संतान मोह के कारण बहुत सारे राजनीतिक दल खत्म हो गए, कांग्रेस को भी खत्म होते हम देख ही रहे हैं कि जो सोनिया गांधी है उसका राहुल गांधी से मोह नहीं जा रहा है और जिसके कारण गर्त में जाती चली जा रही है। आज इसी तरह उद्धव ठाकरे गुट का हो गया है हाल। एकनाथ शिंदे देखिए, जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चल रहे थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ा गुट है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसको मैं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा जो दिया है, 400 पार के नारे में भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि उसको कहीं से भी यदि 1%, आधा प्रतिशत वोट भी मिलने जा रहा है और उसको लगता है कि ये अपनी विचारधारा का व्यक्ति है, तो वो खुले हाथों से उसका स्वागत करती है, उसको वेलकम करते हैं और अपने गुट में मिलाने के लिए उसको, आप सोचिए कि एमएनएस जिसका केवल महाराष्ट्र में भी छोटे से एरिया में, खासतौर पे बीएमसी में थोड़ा असर है, लेकिन अमित शाह से मुलाकात होती है। ये बता रहा है कि पार्टी भले ही कितनी छोटी क्यों ना हो, वोट बैंक, वोट आधार जिसका कोई कम क्यों ना हो, लेकिन मोदी और अमित शाह को आप देखेंगे कि वो खुद आगे बढ़कर एक एक वोट को बटोरने का काम कर रहे हैं, एक एक प्रतिशत पर काम कर रहे हैं। और यही दिखा रहा है कि पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष है वो भविष्य को लेकर के कितना चिंतित है। राज ठाकरे ने यह बात अपने भाषण में बोली है और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे देश का 60% जो नागरिक है वो युवा है। मोदी जी अनेक भाषणों में इस तरह से कहते हैं कि दुनिया में कोई इतना जवान देश नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आबादी है हमारे देश की, उसमें 60% वो हैं जो युवा हैं और ये हमारे देश की शक्ति है। राज ठाकरे ने कहा कि यदि इस शक्ति को दिशा नहीं मिली, इनको व्यापार करने के लिए, रोजगार के लिए साधन नहीं मिले, तो देश के अंदर अराजकता पैदा हो सकती है। और यह अपने आप में बिल्कुल सही बात है। और इसलिए उन्होंने कहा कि पहले अनुभवों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस शक्ति को सही काम देना और इस शक्ति से सही काम लेना ये मोदी जी कर सकते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं बिना कंडीशन, बिना शर्त मोदी जी का समर्थन कर रहा हूं। अमित शाह से मिलने की बात उन्होंने स्वीकारी। अब इससे 2-3 चीजें होने जा रही हैं। जैसा मैंने कहा, मराठा वोट, उसमें और जनाधार एनडीए का बढ़ेगा। नंबर 2, एकनाथ शिंदे
जिनको ये कहा जा रहा था कि वो अभी विधानसभा के चुनाव दूर हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे, 16-17 सीटों की बात चल रही थी। तो अब आप देखेंगे कि विधानसभा में वो जो है सीटों के बंटवारे को लेकर अब एक तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में बात रहेगी, क्योंकि उनके पास एक चीज और आ गई है प्लस में, और इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो बीएमसी के चुनाव पे पड़ेगा। बीएमसी में जब आप देखेंगे कि शिवसेना के ही दो लोग खड़े होंगे, एक तो एकनाथ शिंदे, एक उद्धव ठाकरे, लेकिन शिवसैनिकों से जो इंटरेक्ट करने की बात है वो इंटरेक्शन ज्यादा मजबूती के साथ ये आप देखेंगे कि राज ठाकरे कर पाएंगे। राज ठाकरे का भाषण, राज ठाकरे की भाषा शैली, काम करने का तरीका बाला साहब ठाकरे जी की तरह का है, चेहरा मोहरा भी अगर आप देखेंगे उसी तरह की भाषा है। तो कहीं ना कहीं एक इसका बेनिफिट जो मिलने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे अभी चुनाव में, आप उनके भाषण देख लेना। राम मंदिर का विरोध कर दिया क्योंकि कांग्रेस के साथ हैं, हमेशा मोदी विरोध में कुछ ना कुछ बातें बोलनी है, और इसके कारण बहुत सारे लोग अभी चिड़े हुए हैं। तो इसको काउंटर करेंगे, एकनाथ शिंदे काउंटर करते ही हैं, लेकिन उन्हीं के बीच का और उन्हीं के परिवार का व्यक्ति यदि खड़े होकर मंच पर कुछ बोलता है उसका असर कुछ ज्यादा जाएगा। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से राज ठाकरे की हमेशा ये बात रही है, जैसा मैंने कहा एक दो चीज़ों को मैं उनकी पसंद नहीं करता हूं, जो उन्होंने बिहारी वाला मुद्दा उठाया था, खैर वो उनका एक पॉलिटिकल मामला था जिसमें उनको अपनी छवि चमकानी थी, लेकिन उसके कारण कहीं ना कहीं उनको उसका नुकसान भी हुआ, नहीं तो आज वो कहीं ना कहीं एक दो सांसद उनके होते, वो नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां यूपी और बिहार के लोग ना हो, और देश का कोई भी नागरिक हो उसको सबको सम्मान रूप से देखना चाहिए। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा गुट है, और इसके कारण से अब आगे जो समर्थन है उस समर्थन के कारण से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मजबूती मिली है। वहीं दूसरी तरफ इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो पड़ेगा उद्धव ठाकरे गुट पर। संजय राउत तो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं कि संजय राउत कह रहे हैं कि साहब ये तो है, हमने जो है इनको सीएम नहीं बनाया, इसलिए जो है ये मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मोदी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं। पूरे समय एक संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया है राज ठाकरे ने। ये नहीं कह सकते कि राज ठाकरे ने कभी मोदी जी को अपमानजनक कुछ बातें बोली हों, राम के मंदिर के विरोध में कोई बातें बोली हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक एजेंडा है कि जो हमारी विचारधारा के निकट है, जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करने को तैयार है, वो हमें स्वीकार है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे दिखाई दे रहा है, और इसका असर जैसा मैंने कहा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कुछ प्रतिशत तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई भी एक संख्या बढ़ती है वो नेता की संख्या, खाली नेता की संख्या एक नहीं होती, उसके पीछे अनेक उनके चाहने वाले होते हैं, और वो राज ठाकरे की फैन फॉलोइंग अभी भी जो उनको चाहने वाले हिंदूवादी लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनकी संख्या लाखों में है। तो इसका असर इस चुनाव में भी पड़ेगा। परिवार का व्यक्ति यदि भाजपा के साथ खड़ा है तो इसका असर एक और ये पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कभी कभी करते हैं, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, देखो इसके साथ ऐसा कर दिया, देखो हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे दो टुकड़े कर दिए, ये भाजपा के ऊपर जो आरोप लगाते हैं उस आरोप को कहीं उसमें कमी आएगी। शिवसैनिक भी इस बात को समझ पाएंगे कि बाला साहब ठाकरे का जो परिवार है उसी परिवार का तो एक राज ठाकरे है। तो राज ठाकरे अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा के साथ है, मोदी के साथ है, एनडीए के साथ है, तो उद्धव ठाकरे किस लिए अलग गए थे? आज भी उद्धव ठाकरे उस मुद्दे पे झूठ ही बोलेंगे, लेकिन सत्यता यह है कि राज ठाकरे को लालच आया, उनका स्वार्थ जागा, और उस स्वार्थ के कारण उन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया और ऐसी विचारधारा के साथ चले गए जो कांग्रेस राम मंदिर के विरोधी थी, जो हिंदुत्व के विरोधी में है, और जिनका एक सूत्री कार्यक्रम तुष्टीकरण है। तो तुष्टीकरण करने वालों के साथ शिवसेना बाला साहब ठाकरे अगर खड़ी हो गई तो इससे दुर्भाग्य की बात ज्यादा कुछ नहीं हो सकती थी। और अभी भी आप देख लीजिए, संजय राउत के जितने भी आप बयान देखेंगे, उन बयानों को देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये शिवसैनिक का बयान है। किस लिए? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी किस लिए? सीएम पोस्ट चाहिए, और कांग्रेस ने दे दिया। कांग्रेस को तो यही करना है, उसको लगता था महाराष्ट्र में किसी तरह बीजेपी की सत्ता ना आ पाए, क्योंकि कितने घोटाले किए हुए हैं, उस घोटालों पे पर्दा पड़ा रहे। वहां जो चल रहा है, ड्रग के कारोबार चल रहे हैं, जो अवैध धंधे चल रहे हैं, जो हमने देखा महाविकास आघाड़ी सरकार में क्या चल रहा था। महाविकास आघाड़ी सरकार में हमने देखा है कि ड्रग के कारोबारी किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर पर मुंबई के अंदर पनप रहे हैं। उसमें लगाम लगाने की कोशिश
वो जो हुई वो तभी हुई। अब महाविकास अघाड़ी सरकार में तो हमने देखा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में तो जो ईमानदार अफसर है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। रश्मि शुक्ला हमारे पास उदाहरण है कि विजिलेंस हेड थी, उनको कैसा परेशान किया गया। फर्जी टीआरपी मुद्दे में रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। यानी जो उद्धव ठाकरे के विरुद्ध बोलता था, जो शरद पवार या कांग्रेस के विरुद्ध बोलता था, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, उसको उठाकर जेल में डाल देना, अपराध धंधे करने वालों से मिलकर के पैसे उगाही करना, ये सब चल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार वहां इसलिए जरूरी है। और महाराष्ट्र में उस सरकार को लाने के लिए मजबूती के साथ जिन भी दलों की और जिन नेताओं की आवश्यकता है उनको भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल कर रही है। उसी कड़ी में राज ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, जिससे राज ठाकरे के आने से कहीं ना कहीं एनडीए और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसका असर अभी इन चुनाव में भी दिखाई देगा। तो बीएमसी और विधानसभा के चुनाव में क्लीन स्वीप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे सबसे बुरे दौर में इस समय गुजर रहे हैं। आगे आने वाले हाल में अभी आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में भी, बीएमसी चुनाव में भी और विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे के पीछे आपको गिनती के लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, जो कुछ निजी कारणों से उनके साथ जुड़े हैं। वरना शिव सैनिक, जो असली शिव सैनिक है हिंदूवादी, वो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के साथ अभी भी आया है और आगे आने वाले समय में और जब समझ जाएंगे और ये संख्या बढ़ने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।